करूंगी कि वो भी अपना तारुफ कराएं। उस्मा। मेरा नाम उस्मा मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक भी मेडिसिन से है। मैं एक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और पिछले एक साल से मैं मास एसएसएफ के साथ वॉलंटियर कर रही हूँ। ठीक है, चलें अब हम आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। हमारी एक पैनलिस्ट नजमी भी हैं, वो हमारे मैथ्स एसएसएफ की पीयर काउंसलर भी हैं और आज जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे इंशाल्लाह उसके जवाब वो भी देंगी और डॉक्टर नूरीन भी देंगी। और अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, नाजरीन एंड सामीन। सबसे पहले मैं मैस एसएसएफ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ और आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तकरीब में शिरकत की। मेरा नाम, यूं तो मुझे सब नजमी के नाम से जानते हैं और मेरा असल नाम शाइस्ता है, लेकिन आप सब मुझे नजमी के नाम से जानते हैं। मेरा और मैस एसएसएफ का साथ जो है चोली दामन का साथ है। जब मैस एसएसएफ जो है मई 2007 में उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, जब से मैं मैस एसएसएफ के साथ हूँ। मेरे मुख्तलिफ रोल थे जो कि मैं ब्रीफली बताती हूँ। बोर्ड मेंबर थी, काउंसलर थी, फंड रेजिंग में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैस एसएसएफ जो है एक नन्हा सा पौधा लगाया हुआ इतना परवान चढ़ा है कि मेरे 11 साल के बाद वॉलंटियर रजाकाराना काम के बाद अब मैं अपने ही ऑर्गेनाइजर में एक तरह से काम कर रही हूँ। तो शुक्रिया सब लोगों का मैं अदा करती हूँ दोबारा इस तकरीब को ज्वाइन करने का। डॉक्टर नूरीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइखा नूरीन हूँ। मैं सैक्रामेंटो में डिग्निटी हेल्थ के हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन में काम करती हूँ और मुझे दावत दी गई कि मैं एमएस एसएसएफ के नाज़रीन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ उर्दू में कोविड के बारे में। तो इंशाल्लाह हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। प्रोग्राम के दौरान अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो आपके स्क्रीन के नीचे एक Q&A बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं और हमारे पैनलिस्ट स्पीच के बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। मैस एसएसएफ मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी सर्विस फाउंडेशन की शुरुआत 2007 में वॉलंटियर्स, काउंसलर्स और बोर्ड मेंबर्स की मदद से हुई। 2014 में बोर्ड ने गुलशन यूसुफजाई को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिक्रूट किया और 2016 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए स्टेट से फंड्स मिलने जारी हुए। मौजूदा मैस एसएसएफ में 7 स्टाफ मेंबर्स और 80 वॉलंटियर्स हैं, जिसमें 42 वॉलंटियर्स पीयर काउंसलर्स हैं जिनको मैस एसएसएफ ने 90 आवर्स पीयर सपोर्ट ट्रेनिंग भी दी है। मैस एसएसएफ के 4 अहम प्रोग्राम्स हैं। शिफा फॉर टुडे पीयर काउंसलिंग, ये एक हिपा कंप्लायंट काउंसलिंग सर्विस है। शिफा फॉर टुडे काउंसलिंग सर्विस में आप फेस टू फेस या वर्चुअली भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ये सर्विस इंग्लिश, अरबिक, दरी, फारसी, पश्तो और उर्दू में मौजूद है। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है अमला यूथ होपलाइन। ये सर्विस हमारे अमेरिकन मुस्लिम यूथ के लिए है और इसके नंबर और इसकी मालूमात अभी आपको और उज़मा डिटेल में बताएंगी। फिर हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है अल आफिया सीनियर हॉटलाइन। ये हॉटलाइन मैस एसएसएफ और एमसीएफ हमारी कम्युनिटी के सीनियर सिटीजन की मदद के लिए मौजूद है और ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम करते रहते हैं और बहुत कामयाब होता है। और फिर एक हमारा जो 4th एंड फाइनल वाला है वो है वर्चुअल कम्युनिटी एजुकेशन। ये 5 ज़ुबानों में हेल्थ एंड वेलनेस और मौजूदा हालात पे वेबिनार है और यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को मालूमात दी जाती है। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर साइखा नूरीन को दावत देती हूँ। डॉक्टर साइखा नूरीन MD FACP मर्सी मेडिकल ग्रुप मर्सी हॉस्पिटल ऑफ फुलसम से हैं। डॉक्टर नूरीन ने अपने मेडिकल स्कूल की तालीम हैदराबाद इंडिया से हासिल की और इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी सेन जोaquin जनरल हॉस्पिटल से मुकम्मल की। डॉक्टर नूरीन 2007 में मर्सी मेडिकल ग्रुप डिग्निटी हेल्थ हॉस्पिटल्स के साथ शामिल हुई और इसके साथ साथ मेथोडिस्ट
फैमिली प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम की अटेंडिंग फिजिशियन और यूसी डेविस में वॉलंटियर फैकल्टी भी हैं। डॉक्टर नरीन डिग्निटी हेल्थ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन एंड लाइब्रेरी कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर नरीन प्लीज आइए और हमारे अटेंडीज को आप मालूमात दीजिए। डॉक्टर नरीन, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपका माफी चाहती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे सादिया ने बताया, मैं डिग्निटी हेल्थ के मर्सी हॉस्पिटल्स में एज अ हॉस्पिटल मेडिसिन फिजिशियन काम करती हूँ और पिछले 3-4 महीने से तकरीबन मैंने डायरेक्ट पेशेंट केयर में कोविड के पेशेंट्स का मुआयना किया है और उनका इलाज किया है। तो आज हम थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोविड कोरोना वायरस फैलता किस तरह से है, इसकी बीमारी के अलामात क्या हैं, इससे बचने के लिए हम क्या तदाबीर कर सकते हैं, और अब तक जो साइंटिफिक रिसर्च के बाद ट्रीटमेंट्स आए हैं वो क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं। आप सबको तो पता होगा कि 2019 के आखिर में तकरीबन दिसंबर के एंड में चाइना के वुहान प्रोविंस में एक निमोनिया जैसी इलनेस शुरू हुई थी, जिसका इनको पता नहीं चल रहा था कि ये हो किस वजह से रही है। तो चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को इस बीमारी की रिपोर्ट की थी और एक हफ्ते के अंदर अंदर WHO ने दरियाफ्त किया कि ये एक नए कोरोना वायरस की वजह से हो रहा था। जैसे कि आप जानते होंगे, रिसेंटली और भी दूसरी बीमारियां आई थी कोरोना वायरस की वजह से, जो सार्स और मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानी जाती हैं, और इससे भी काफी जानी नुकसान हुआ था कुछ सालों पहले। तो उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बीमारी चाइना के बाहर दूसरे ममालिक में भी दरियाफ्त होने लगी, और मार्च में WHO ने इसको एक पैंडेमिक करार दिया। पैंडेमिक एक आलमी वबा है जो दुनिया के 1 से ज्यादा मुल्क में जानी और माली नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आप देखें तारीख में कई पैंडेमिक्स हुई हैं इससे पहले। सबसे जो करीबी तारीख में हमें पैंडेमिक्स दिखते हैं, आप देखें इधर, तो सार्स, इबोला और मर्स। जो रिसेंट हुई थी वो इबोला की पैंडेमिक थी, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका में मगर दूसरे ममालिक में भी लोगों को मुतासिर हुए थे। जो नंबरों के हिसाब से सबसे बड़ी पैंडेमिक रिसेंटली हुई है वो थी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जो 20वीं सदी की शुरुआत में तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर उसमें 40 से 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। जो दूसरी पैंडेमिक अभी जारी है वो HIV की है, जिससे अभी ऑनगोइंग या फिर कंटिन्यूअस जानी नुकसान हो रहा है। और अगर आप देखें नंबरों के हिसाब से सबसे बड़ी जो पैंडेमिक हुई थी तारीख में वो 14वीं सदी की बिबोनिक प्लेग थी, जो जैसे हर कोई जानता है चूहों की वजह से थी। इसमें 200 मिलियन से ऊपर लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन आधी दुनिया इसमें फौत हो गई थी। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो नीचे कोविड-19 की पैंडेमिक साइज के हिसाब से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, अब तो काफी छोटी लग रही है, मगर इसका हमें इख्तिताम नहीं पता है। तो हमें पता नहीं कि जब ये पूरी रिकवर हो जाएगी और पूरी खत्म हो जाएगी तो जब तक कितने लोगों का नुकसान हो सकता है इसमें। US में जो केसेस दरियाफ्त हुए हैं वो तकरीबन फरवरी के ख़त्म से मार्च में शुरू हुए थे डायग्नोज होना। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको इधर पता चलेगा कि जैसे मार्च में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्ज हो रही है, लेकिन जब शेल्टर इन प्लेस और काफ़ी सारे इंतजाम हुए थे उसके बाद नंबर कुछ कम हो गए थे। लेकिन जैसे मई में शेल्टर इन प्लेस उड़ गया और लोग वापस अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जाने लगे, तो फिर तब से फिर से केसेस की बढ़ोतरी हो गई है। तकरीबन हर रोज 60 से 70 हज़ार नए केसेस US में डायग्नोस हो रहे हैं और इसमें अभी तक कोई कमी की आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ये कैलिफोर्निया के नंबर्स हैं और इसमें भी इसी तरह का तर्ज नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो तकरीबन लास्ट 7 दिनों में हर रोज 10 से 12 हज़ार तक के नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं।
अब तक टोटल 4 मिलियन से ज्यादा यूएस में केसेस डायग्नोस हो चुके हैं और इसमें से 1 मिलियन सिर्फ पिछले 2 हफ्ते में पॉजिटिव आए हैं। तो राइट नाउ अभी कोई नजर में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कम हो रहा है पैंडेमिक। जो टेस्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर एज के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन किया गया है। शुरुआत में जब हम देख रहे थे मार्च अप्रैल में जो केसेस पॉजिटिव आ रहे थे वो ज्यादातर बुजुर्गों में आ रहे थे। जो ग्रीन लाइन है वो 65 प्लस वाले बुजुर्ग पेशेंट्स की हैं। तो मगर अब आप अगर देखें जो पॉजिटिव लाइन है ये अभी कम हो गई, तो 5 to 10% बुजुर्ग ही पॉजिटिव टेस्ट करें, मगर पहले वो तकरीबन 25% जो टेस्ट पॉजिटिव कर रहे थे वो बुजुर्ग 65 प्लस थे। और अब अगर आप देखें बच्चों और जो जवान लोग हैं 18 से 50 साल की उम्र में, उन लोगों में ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं जो तकरीबन 10 से 12% के बीच में हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग अपने एहतियाती इक़दाम उठा रहे थे, शेल्टर इन प्लेस कर रहे थे या घर से काम कर रहे थे, वो अब वापस जो बाहर नॉर्मल जिंदगी में आना शुरू हुए हैं, तो उनमें कन्वर्जन रेट ज्यादा हो रहा है। ये क्यूमुलेटिव ग्राफ है जिसमें पिछले 2 साल के आप नंबर्स देख सकते हैं, जो मिला के निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल फ्लू कहते हैं और कोविड, इन तीनों को जुमला मिला के जो अमवात हुई हैं, आप अगर देखें 2018 में ज्यादा से ज्यादा 10% जो अमवात थी वो इन तीनों की वजह से थी। मगर अब जब 2020 के सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं और ये जो जुमला अमवात हुई हैं वो 28% तक पहुंच गई हैं, और आगे बाकी 6 महीनों में क्या होने वाला है हम नहीं अंदाजा लगा सकते। ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन है उम्र के हिसाब से। अब आप देखें जो रिसेंट ट्रेंड्स चेंज हुए हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 और 50 साल की उम्र के लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और कुछ ज़ईफ लोग भी हैं। जिनसी एतबार से केसेस तकरीबन बराबर हैं मर्दों और औरतों में, और नस्ली एतबार से अगर आप देखें तो हिस्पैनिक पॉपुलेशन और वाइट्स जो अमेरिकन वाइट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अगर आप अमवात के हिसाब से देखें तो मौत ज्यादा 65 के ऊपर वाले मरीजों में हो रही है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इनकी जो इम्यूनिटी होती है या जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है ये काफ़ी लो होती है, और इनमें दूसरी दीगर बीमारियां भी होती हैं जैसे कि दिल का मर्ज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादा बुजुर्गों में कॉमन होती है। और जिनसी एतबार से आप देखें तो अमवात में भी काफ़ी फ़र्क है कि मर्दों में ज़्यादा मौत हो रही है और फीमेल्स बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं। इसकी वजह अभी पता नहीं है। और नस्ली एतबार से ज्यादा अमवात वाइट अमेरिकन में हो रही हैं, और इसका भी कोई नहीं कि ये ऐसा क्यों है। अब हम देखते हैं कि कोविड-19 है क्या और ये फैलता कैसे। कोरोना वायरस एक वायरस है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कई वायरसेस होते हैं, और आमतौर पे जो कोरोना वायरस की फैमिली है इससे सर्दी, खांसी, आम जुकाम जो होता है ये बीमारी होती है। कोरोना वायरस इसलिए डिफरेंट है कि इसमें कुछ लोगों में काफ़ी शदीद बीमारी हो रही है और इससे मोर्टेलिटी जो अमवात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम। ये फैलता ऐसे है कि जब कोई मरीज़ कोरोना वायरस से मुतासिर होता है और ये जब छींकता या खांसता है तो इसके नाक से जो बूंदें निकलती हैं वो हवा में फैल जाती हैं, इसको कहते हैं ड्रॉपलेट्स। और जब कोई सेहतमंद इंसान इसके करीबी अहाते में आता है 6 फुट के अंदर या और करीब, तो लाजमी है कि वो इन ड्रॉपलेट्स को या इन बूंदों को वो सांस के जरिए अपने फेफड़ों में ले लेता है, जहां पर वायरस जाके फिर बीमारी पैदा करता है। दूसरी चीज ये है कि जब लोग छींकते हैं, खांसते हैं और इनके पास कोरोना वायरस होता है तो ये सतहों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि सरफेसेस। और जब कोई सेहतमंद इंसान इस सरफेस को छूकर फिर उसके बाद बिना हाथ धोए अपने चेहरे को या नाक को या आंख को छूता है तो इससे भी ये वायरस फैल सकता है। ये देखा गया है कि जैसे मैंने अभी बताया था, बड़ी उम्र रसीदा लोगों में ये लोग ज्यादा हाई रिस्क होते हैं इस वायरस से इन्फेक्ट होने के, और वो लोग भी जो स्मोकिंग करते हैं या फिर वेपिंग करते हैं और उनकी इम्यूनिटी लो होती है, ये लोग भी इससे बीमार होने के हाई रिस्क में शामिल होते हैं। इसके अलामात हैं जैसे कि नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार होता है, नज़ला, गले में सोजिश, सोर थ्रोट जिसे कहते हैं,
और बॉडी पेन्स, पट्ठों में दर्द, सर दर्द, उल्टी होना या फिर मतली की फीलिंग होना, डायरिया भी इसमें होता है जिसे लूज मोशन कहते हैं, इसहाल कहते हैं। जब ये इन्फेक्शन सख्त और शदीद हो जाता है तो इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि निमोनिया के पेशेंट्स में होती है। दूसरी चीज सूखी खांसी होती है, बलगम बहुत कम इसमें देखा गया है, ज्यादातर सूखी खांसी होती है। एक जो डिफरेंट सिम्टम है जो दूसरे कोरोना वायरसेस या सर्दी के वायरसेस में नहीं देखा गया, वो ये है कि बो सूंघने की जो खुवत होती है या जायके की जो हमारी हिस्स होती है वो कई पेशेंट्स में चली जाती है। और कुछ लोगों में खून जमने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं। इसकी वजह से स्ट्रोक्स हो रहे हैं, खास तौर के हमने यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक्स देखे हैं हॉस्पिटल में जो एडमिट हो रहे हैं। इसमें अच्छी चीज ये है कि जो पेशेंट्स कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उसमें से तकरीबन 40% को कोई सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल वो नॉर्मल होते हैं, मगर ये फिर भी दूसरों को ये वायरस फैला सकते हैं बिना जाने। जो दूसरे 40% हैं उनमें बिल्कुल हल्की सी बीमारी होती है, जैसे कि हल्का सा बुखार हो गया, थोड़ा सा गले में दर्द, थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम या बॉडी पेन्स। मगर जो बाकी के 20% लोग हैं, ये जो शदीद बीमारी में मुब्तला होते हैं, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की और तिब्बी मदद की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को मैं ज्यादातर हॉस्पिटल्स में देखती हूँ और इन 20% में से 15% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बाकी जो 5% है उनको आईसीयू में वेंटिलेटर की सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। और अमवात के हिसाब से काफी वेरिएशन है सारे ममालिक में। जो यूएस का एवरेज है वो 3 से 4% के बीच में है, 3 से 4% लोगों की इससे मौत हो रही है। जो सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं वो लंदन, फ्रांस और इटली में हुए हैं, जहां पर 14 से 15% लोग इससे फौत हुए हैं। इसकी वजह शायद ओवर क्राउडिंग और कम स्पेस भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है कि हमने जो एहतियाती इक़दाम उठाए थे वो इतनी सफल नहीं रहे दूसरे ममालिक में। ये कंपैरिजन है दूसरे जो सर्दी खांसी की सिम्टम्स होते हैं उससे काफी कोविड-19 के सिम्टम्स फ्लू, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड में मिलते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, सर दर्द, सोर थ्रोट और थकावट। काफी फटीग लोगों में नोटिस की गई है कि बहुत ये थकावट काफी दिनों तक भी रहती है कुछ पेशेंट्स में। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो ज्यादा इससे इफेक्ट होने और मुतासिर होने के रिस्क में है, वो है सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, सिगरेट नोशी करने वाले। एल्डरली पॉपुलेशन, हमारे जो सीनियर अफराद हैं, बुजुर्ग लोग 65 साल के ऊपर वाले, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो भी वजह हो, डायबिटिक अगर वो हैं या फिर वो कोई कीमोथेरेपी के ऊपर हैं जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हुई है, या फिर कोई भी दूसरी वजह से, इन लोगों में ज्यादा लाजमी है कि वो सीवियर इन्फेक्शन उनको हो सकती है। और जो दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस है, दिल की बीमारी, डायबिटीज या फिर लंग्स की डिजीजेस जो कॉमन होती हैं, एज़मा या फिर जैसे कि एम्फिसीमा हो सकता है, इन लोगों में हाई रिस्क और सीवियर डिजीज होने के चांसेस हैं। अगर आप देखें ये जो नंबर्स सीडीसी ने जमा किए थे उसमें सबसे ज्यादा जो एसोसिएटेड कंडीशंस या फिर साथ में जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिजीज मतलब डायबिटीज और उसकी रिलेटेड बीमारियां। मगर एक जो दूसरी चीज देखने में आई है वो है ओबेसिटी या फिर मोटापा। मैंने हॉस्पिटल में अपने देखा है कि जो बिल्कुल सेहतमंद पेशेंट्स एडमिट हुए हैं जिन्हें पहले से कोई और बीमारी नहीं थी और जो जवान भी हैं 30-40-50 की उम्र में जिन्हें शदीद बीमारी हुए, उनके पास ये एक अकेला रिस्क फैक्टर था, वो था मोटापा। बच्चों में एक कॉम्प्लिकेशन जो रिपोर्ट हुई है कई ममालिक में, वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें बच्चों को रैश, बहुत ज्यादा हाई फीवर, वॉमिटिंग्स, डायरिया होता है, मगर इसमें इनके काफी सारे अज्जा इनके जिस्म में फेल होने लगते हैं, जैसे कि दिल कमजोर हो जाता है, इनके गुर्दे फेल होने लगते हैं, और ये काफी खतरनाक है। और इससे जो बच्चे रिकवर करते हैं वो लॉन्ग टर्म इनके कॉम्प्लिकेशंस इनकी सेहत को इफेक्ट करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग इससे मुतासिर हो रहे हैं, अब आजकल बच्चों में भी ये केसेस ज्यादा देखे जाने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 से मैच करते हैं, तो CDC की वेबसाइट जो है cdc.gov पे एक सेल्फ चेकर ऐप है, तो आप उसके अंदर अपने सिम्टम्स डाल सकते हैं और फिर वो आपको हिदायत देंगे कि आगे आपने क्या करना है। अगर आपने घर में आइसोलेट करना है, अपने आप को घर में देखभाल करनी है, या फिर अगर आपको हॉस्पिटल जाके तिब्बी मदद लेनी चाहिए। अब हम एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये कोशिश करें कि हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके अपने घरों तक महदूद रहें। अगर आपको ज़रूरियत की वजह से घर से निकलना पड़े तो ये कोशिश करें कि आप हर वक्त हर दूसरों से 6 फुट की दूरी बरकरार रखें। घर से निकलते हुए हमेशा अपने चेहरे पे कपड़े का या कोई भी सर्जिकल मास्क पहन कर निकलें। जब आप बाहर निकलें तो आप अपने हाथों को जरूर धोएं जब वापस आएं। जितना हो सके जो आप सतहों को छूते हैं जो ज्यादातर आपके इस्तेमाल में आती हैं, उनको हमेशा डिसइंफेक्ट करें। ब्लीच से या क्लोरॉक्स या लाइजॉल की वाइप्स इस्तेमाल करें और उसको डिसइंफेक्ट करें। अपने आंख, नाक या मुंह को ज्यादा अपने हाथों से ना छुएं जब तक आपने हाथ धो नहीं लिए हैं। और अगर आप बीमार हैं खुद तो कोशिश करें कि आप घर में रहें। घर वालों से अगर आप दूरी इख्तियार कर सकते हैं एक कमरे में बंद होकर 2 हफ्ते तक, बस ज़रूरत के हिसाब से निकल कर, तो ये कोशिश करें। और अगर आपको निकलना ही पड़े तो कोशिश करें कि आप अपनी खांसी और छींकों को अपने हाथ से कवर कर लें और अपने हाथे में रखें। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर वेपिंग करते हैं, कोशिश करें कि इन आदतों को से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपको शदीद बीमारी होने के ज्यादा चांसेस हैं। और आपके जो स्टेट या आपके काउंटी के पब्लिक हेल्थ के रहनुमाई हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलना और बहुत करीबी फासला मत रखें। 6 फुट की दूरी इसलिए कही गई है कि जो ड्रॉपलेट्स और बूंदों के बारे में मैंने बात की थी, ये ज्यादा चांस है कि आप करीबी जब राबता रखते हैं तो ये ज्यादा लाइकली है कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो हाल ही में स्टडी आई है मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स के ऊपर, आपने सुना होगा कि जो ये वर्कर्स थे जो गोश्त की प्रोसेसिंग में काम करते थे, इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव केसेस हुए थे। और इन्होंने ये पता लगाया है कि उन प्लांट्स में 2 मीटर नहीं बल्कि 8 मीटर तक भी ये वायरस फैल रहा था, यानी कि 26 फीट तक की डिस्टेंस तक भी। और ये प्रोसेसिंग प्लांट्स में काफी ज्यादा लोग काम करते हैं और बिल्कुल कम दूरी पे ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए ज्यादा आउटब्रेक हुए थे इन प्लांट्स में। अगर आपको जरूरी है, लाजमी है बाहर निकलना, तो ये टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ने इसमें नंबर दिए हैं कि जब आप बाहर निकलें तो आपकी क्या लाइकलीहुड है इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का, या फिर इन्फेक्शन आपको लगने के चांसेस क्या हैं। एक मतलब कि आपको बहुत कम चांस है आपको इन्फेक्शन हो सकता है जब आप बाहर निकले, और 9 मतलब बहुत लाजमी है कि आपको इन्फेक्शन लग सकता है। अगर आप गैस जला रहे हैं तो देखें कि आपका नंबर 2 है, तो इतना हाई रिस्क नहीं है आप बाहर जाके अपनी गाड़ी में गैस डालना। मगर अगर आप एक बाहर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कोई इबादत गाह में जाएं जहां 500 से ज्यादा लोग हैं और एक बंद बिल्डिंग में हैं आप, तो उसका नंबर 9 तक पहुंच जाता है। तो काफी लाजमी है कि आपको ये इन्फेक्शन उस जगह पे लग जाए। जब शुरू हुआ था अप्रैल में, ईस्टर की ईद थी, तो हमने काफी सारे पेशेंट्स देखे थे जो चर्चेस में ईस्टर की सर्विसेज के बाद हमारे पास आ रहे थे, और उन्होंने शायद चर्च में ये इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, कोशिश करके कम से कम 20 सेकंड तक आप साबुन अपने हाथों में मलें। मास्क को सही तरीके से पहनना भी बहुत जरूरी है। अपने हाथों को मास्क पहनने से पहले और बाद में जरूर धोएं, और मेक श्योर करें कि जब आप मास्क पहने तो उसमें कोई गैप ना हो, आपके चेहरे और मास्क के बीच में बिल्कुल भी ना स्पेस ना हो। जब आप मास्क पहन लें तो कोशिश करें कि आपके मास्क को आप अपने हाथों से ना छुएं, अपने मास्क को चेहरे के नीचे या नाक के नीचे मत करें। और जब आपका काम खत्म हो जाए, आप वापस घर पहुंच जाएं, तो कोशिश करें कि अपने मास्क को आप या तो धो दें, या फिर अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको ट्रैश में फेंक दें। और जब आप निकालें तो उसको अपने कानों की जो पीछे जो डोरियां होती हैं उनको पकड़ के निकालें,
चेहरे के सामने उसको पकड़कर मत निकालें। ये मास्किंग की जो डायरेक्शन दी गई है वो काफी साइंटिफिक डेटा या साइंसी सबूत के बाद दी गई है कि इसमें ये देखा गया है कि वायरस का जो ट्रांसमिशन या मुंतकिली है ये काफी कम होती है मास्क पहनने की वजह से, खासतौर पे उन लोगों में जो बिल्कुल अलामात नहीं जाहिर करते इस बीमारी के और उनको पता भी नहीं होता कि शायद उनके पास कोरोना वायरस है, मगर वो फिर भी लोगों को फैला सकते हैं। अब देखें, इलाज जो अब तक साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज के बाद इसका किया गया है, इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब कि आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले तो बिल्कुल 100% 100% आपका कोरोना वायरस चला जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट्स हुए हैं काफी रिसर्च और स्टडी के बाद, इसमें देखा गया है कि तकरीबन 30 से 40% लोगों में बेहतरी हुई है, मगर कंप्लीट रिकवरी की कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है। तो जब माइल्ड सिम्टम्स आपको होते हैं तो आपको बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना होता है, जैसे कि इमदादी निगहदाश्त। अगर बुखार है तो आप पैरासिटामोल ले लें, अगर आपको बॉडी पेन्स हो रहे हैं तो कोई पेन किलर, पेन मेडिसिन ले लें, अगर आपको खांसी बहुत तंग कर रही है तो आप खांसी की दवाई ले लें। मगर अगर उससे ज्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फौरन अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर हॉस्पिटल पहुंचें और तिब्बी मदद लें, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। आपको नेबुलाइजर्स के साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे खांसी में काफी फर्क पड़ता है, और वेंटिलेटर अगर आपको जरूरत पड़े तो फिर वो भी आपके फेफड़ों को सपोर्ट करती है जब तक कि आपकी बॉडी खुद इस वायरस को लड़ने के काबिल न हो जाए। कुछ लोगों में साथ में निमोनिया भी होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और जब बीमारी संगीन और बहुत शदीद है उन लोगों में हमने ये 3 चीजें यूज की हैं। एक तो वाफर प्लाज्मा है जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। जो लोग कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए उनके पास इससे लड़ने की एंटीबॉडीज होती हैं, तो इन पेशेंट से हम उनका खून लेके उसमें से लाल खलिए अलग कर देते हैं और सिर्फ सफेद खलिए और जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका जो सोल्यूशन बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्लाज्मा हम ट्रांसफ्यूजन की तरह देते हैं जो बीमार पेशेंट्स होते हैं। ये प्लाज्मा के लिए आपको FDA की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है जो आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया है। इसके इजाजत के लिए कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, 2-3 घंटे में FDA की इजाजत मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। रेमडेसिविर जो है ये इबोला की ट्रीटमेंट के लिए दवाई बनी थी, गिलियड फार्मास्यूटिकल्स ये दवाई बनाता है, मगर ये सिर्फ इस वक्त उन पेशेंट्स को हासिल है जो कि वेंटिलेटर पे हैं। एक तो ये इसलिए है कि ये दवाई काफी कम तादाद में मौजूद है और सारी US या सारे वर्ल्ड में ये एक ही कंपनी है जो ये दवाई बनाती है और ये शॉर्टेज में है फिल वक्त। तीसरी दवाई है डेक्सामेथासोन, ये एक स्टेरॉइड है जो कि लंदन के रिकवरी ट्रायल में उन्होंने पता किया कि ये दवाई जब आप दें उन लोगों को जो ऑक्सीजन पे हैं या फिर वेंटिलेटर पे हैं तो उनमें तकरीबन 30% लोगों में इम्प्रूवमेंट देखी गई थी। तो ये 10 दिन का ट्रीटमेंट है, आप ये टैबलेट के फॉर्म में होती है डेक्सामेथासोन। ये हमने काफी इधर यूज किया है अपने हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजनेशन पे पेशेंट्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क भी पड़ा है, काफी सारे पेशेंट्स घर भी चले गए ठीक होकर। तो ये एक स्टेरॉइड दवाई है जो हमने यूज की है। जो कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बताई थी खून की जमने की वजह से होती हैं, जैसे कि स्ट्रोक्स या फिर ऑक्सीजन की कमी जो बिल्कुल वेंटिलेटर से भी नहीं पूरी हो सकती क्योंकि आपके लंग में या फेफड़ों में खून जमने लगा है। इसके लिए खून पतला करने की दवाई यूज होती हैं जैसे कि हेपरिन या लोवोनॉक्स, मगर जैसे कि मैंने बोला है कुछ इसमें 3 से 4% लोग इन सारी ट्रीटमेंट्स के बावजूद नहीं बच सकते। और एक जो चीज है जो साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं मैं तो नहीं बता सकती, मगर इन जनरल जो हर बीमारी के लिए कहते हैं कि अपने आप को सेहतमंद रखने की पूरी कोशिश करें। आपके जो क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं उनके ट्रीटमेंट के साथ उनको कंट्रोल में रखें, जैसे कि आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहें, हेल्दी गिजा खाएं और हल्की सी एक्सरसाइज या वर्जिश रोज करें, रोज चहलकदमी जैसे कि आधे घंटे से 1 घंटे तक। और नींद का होना भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि नींद और इम्यूनिटी एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपकी 6 से 8 घंटे 24 घंटे में नींद पूरी नहीं हो रही तो ये देखा गया है कि आपके पास जो इम्यूनिटी या बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है।
अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं और कोशिश करें कि अपने आप को और दूसरों को इस बीमारी के फैलने से आप बचाए रखें। मैंने अनम्यूट नहीं किया था अपना बटन। तो शुक्रिया डॉक्टर नूरीन, आपका प्रेजेंटेशन और आपके टाइम के लिए। और हमारे अटेंडीज ने उम्मीद है कि अपने जो क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने Q&A के जो छोटा बॉक्स है उसमें भेज दें और हमारे पैनलिस्ट आपका क्वेश्चन का जरूर इंशाल्लाह जवाब देंगे। अब मैं इनवाइट करती हूँ उज़मा को। उज़मा हमारी पैनलिस्ट जो हैं ये हमें बताएंगी कि पैंडेमिक के दौरान जो स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव के असर पे अहम मालूमात पे बातचीत करेंगी। आइए उज़मा, आप हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल हम सब आलमी वबा की वजह से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जहनी और जिस्मानी रवैयों में तब्दीलियां आ रही हैं। कोविड-19 की वबा के बायस लोगों में बहुत ज़्यादा इंतशार, परेशानी, जहनी दबाव बढ़ रहा है। इस जहनी दबाव की वजह से लोगों में मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसा कि उदासी, गुस्सा, उलझन, चिड़चिड़ापन, तशवीश, बाहिमी ताल्लुकात में मुश्किलात, जिस्म के मुख्तलिफ पट्टों में तनाव, मसलन जबड़ों, कंधों, गर्दन और कमर के वगैरह में, जिस्म में दर्द जैसा कि सर और पेट का दर्द, तवानाई की कमी, सोने में मुश्किलात, मसलन नींद ना आना या डर और डरावने ख्वाब नज़र आना, खाने की आदत में तब्दीली, सब्र का फुकदान, तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत में कमी, लोगों से अलग थलग रहना और तन्हाई। जब आप मुसलसल किसी जहनी दबाव से गुजर रहे हों तो लाजमी है कि अपना ज़्यादा ख्याल रखें। ख़ास तौर पर अगर आप अपने ख़ानदान और बच्चों का ख्याल रख रहे हैं तो अपनी सेहत को तरजीह दें ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। गैर ज़रूरी ख़बरों, वीडियोस और मीडिया पर जो कोविड-19 की ख़बरें हैं, इन सब से आपको अपने आप को दूर कर लें। वक्तन फ़वक्तन अपना मुआयना करते रहिए। मसलन आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस्मानी और जज्बाती तौर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप ऊपर दी हुई अलामात में से कुछ महसूस कर रहे हैं, आप अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं। जितना मुमकिन हो सकता है अपने रोज़मर्रा के मामूलात को इस तरह जारी रखें या नए शुरू करें। रोज़ाना या हर हफ्ते के मामूलात में काम, स्कूल, बाहर चहलकदमी, खाने के औकात, वक्फा, खेल का वक्त, इबादत, दुआएं, ख़ानदान वालों से बातचीत, इनका हाल अहवाल पूछना, घर वालों के साथ मिलकर खाना खाना, बातचीत करते रहना और अपना वक्त अच्छी तरह गुजारना। बच्चों की राय को शामिल करके अपने रोज़ाना के मामूलात बनाइए। जब बच्चों को आप अपने साथ शामिल करेंगे तो वो अपना अहद निभाएंगे और इसकी तामील करेंगे। नए मशागल के बारे में सोचें जो कि आप अपनी रोज़ाना की मसरूफियात की वजह से नहीं कर सकते थे। ये दोबारा से शुरू करने के लिए अच्छा वक्त है। मसलन पज़ल वगैरह हल करना, सिलाई, कढ़ाई, बागबानी, मुसव्वरी, नई ज़बान सीखना। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो कुछ चीज़ें इनके पास हैं, इनको इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बनाएं और इजादात करें। जो कुछ हो रहा है इसके बारे में फ़िक्रमंद होने के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर लें। इसके बाद पूरे दिन के लिए परेशानी एक तरफ रख दीजिए। याद रखें कि परेशानी से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमारी एनर्जी और ताकत सर्फ होती है। अपना मामूल बनाइए कि अपनी सेहत को अच्छा रखने की मशक करें। मसलन नमाज, दुआ, मराक़बा, शुक्रगुज़ारी करें, गौर व फ़िक्र करें। ये तमाम इक़दामात हमारे जहन की जज्बाती सेहत को पुरसुकून रखने में मदद देंगे और हमें परेशानी और तशवीश से बचाएंगे। ऐसा मामूल बनाइए जो आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर रखे। अपने सोने जागने की अलामात को, आदत को बरकरार रखें। बाहर चहलकदमी के लिए जाएं, घर से बाहर की कुछ सरगर्मियां करें, मसलन बागबानी। जब जहनी दबाव महसूस करें और बहुत जज्बाती हों तो मंदरजा झेल तरीकों पर अमल करें। कुर्सी या ज़मीन पर बैठ जाइए,
अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरा सांस लें, गहरा सांस भरें और 4 तक गिनिए, फिर सांस को बाहर निकालते हुए 8 तक गिनिए। ये अमल चंद दफ़ा दोहराएं। ये निहायत आसान और कारामद तरीका है जो कि आपको जिस्मानी और जहनी सुकून मुहैया करेगा। इस वबा की वजह से हमने अपने चारों प्रोग्राम अमली तौर पर ऑनलाइन मुहैया कर रहे हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम शिफा फॉर टुडे के नाम से है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि बहुत ही जहनी दबाव का शिकार है और किसी शख्स और किसी साथी से बात करना चाहता है जो कि इसकी सखाफत और ज़बान को जानता हो और काउंसलिंग करने के लिए तरबियत याफ्ता हो, तो आप ऑफिस में या ऑनलाइन टेली पीयर सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, जहां आपकी मालूमात और मदद बसग़िए राज होगी। पीयर काउंसलिंग जहां आपको आना नहीं पड़ता बल्कि दूर बैठिए हम आपको ये खिदमत मुहैया कर देते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि काउंसलिंग के ज़रिए परेशानी में कमी हो जाती है और आप ज़हनी दबाव से बच सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा बीमार होने से बचा सकता है। बराए मेहरबानी 916-486-8626 पर कॉल करके सपोर्ट के बारे में पूछें। हम कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बिहेवियरल साइंसेस के तय करदा असूलों के तहत आपकी तमाम मालूमात राज में रखते हैं और लोगों की बताई हुई तमाम मालूमात 2 तालों के अंदर यानी कॉन्फिडेंशियल रहती है। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए मुख्तलिफ ज़राए भी दस्तयाब हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट www.massssf.org पर जाकर हासिल कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम अमाला यूथ होपलाइन के नाम से है। अमाला होपलाइन मुहैया करता है काबिल एतबार, काबिल रसाई, समाजी अहलियत की पीयर सपोर्ट और वसाइल जो अमेरिकन मुस्लिम यूथ के ज़रिए मुल्क भर में मुफ्त कॉल मुहैया करती है। बराए मेहरबानी हमें इस नंबर पर कॉल करें 1855-95 अमाला। आप अमाला काउंसलर को पीर, बुध, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शाम 6 से रात 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम अल आफिया बराए सीनियर्स के नाम से है। ये प्रोग्राम मरकूज़ करता है हमारी कम्युनिटी के बुज़ुर्गों की बहबूद और बेहतरी। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे बुज़ुर्ग एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। कोविड-19 की वजह से हमारे पास फ़िलहाल एक हॉटलाइन लाइव जो कि लाइव है दस्तयाब है। बराए मेहरबानी किसी भी मदद के लिए 855-550-7877 पर डायल करें। हमारा चौथा प्रोग्राम कम्युनिटी एजुकेशन है और ये एक बहुत वसी प्रोग्राम है। 5 मुख्तलिफ ज़बानों में कोविड-19 के बारे में यूट्यूब पर आगाही, सेहत और बहबूद के लिए बराह रास्त वेबिनार यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। आखिर में इस बात पर ख़त्म करते हैं कि हमारी वेबसाइट www.massssf पर मुख्तलिफ वसाइल और हवालाजात दस्तयाब हैं। आप स्लाइड पर जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इससे मदद हासिल कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया। शुक्रिया उस्मा और तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अब मैं इनवाइट करूंगी नजमी जाफरी को और वो हमारे जो अटेंडीज ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब देंगी। नजमी। जी, दोबारा से मैं सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और जिन लोगों ने अभी हमें शामिल हुए हैं उनको भी मैं एसएसएफ की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारे एक जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनका ज़ीशान साहब उनका नाम है। उन्होंने डॉक्टर नौरीन से एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जब हमें खुदा ना करे किसी को कोई कोविड-19 के असरात शुरू हों, तो दवा किस वक्त और कितनी जल्दी लेनी शुरू करनी चाहिए? डॉक्टर नौरीन।
जी, जैसे कि मैंने बताया, आप अपने सिम्टम्स को चेक करें, और अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है या हल्के से सिम्टम्स है, बुखार और जुकाम और गले में सोजिश है, तो इसके हिसाब से आप बुखार की दवाई ले सकते हैं, खांसी की दवाई ले सकते हैं। और जब तक आपको ये नहीं लगे कि आपका बुखार तेज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो ये बताया गया है साइंटिफिक स्टडीज में कि इन दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आपको माइल्ड सिम्टम्स हो, आप खुद रिकवर कर जाते हैं। मगर जब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो जब आपको तिब्बी मदद के जरिए और मेडिकल सर्वेलेंस के थ्रू इन मेडिकेशंस को लेना है। तो आप खुद से ये दवाइयाँ नहीं ले सकते। एक तो ये दस्तयाब भी नहीं है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेंगी। और जब तक आपको सीवियर सिम्टम्स हों, इससे बेहतर है कि आप इससे पहले हॉस्पिटल में अपना चेक करवाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद आपको इन दवाइयों की ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर नौरीन एंड ज़ीशान। अगर आप मुतमईन हो गए, वरना आप दोबारा टेक्स्ट कर सकते हैं और डॉक्टर नौरीन आपको जवाब देंगी। डॉक्टर नौरीन, जैसे अभी आपने बताया कि इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, चूँकि इम्यूनिटी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नींद जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। तो एक सवाल है आया है कि एज ए डॉक्टर आप ज़्यादा बेहतर मुझे इसका जवाब देंगी कि जो बच्चे हैं आजकल, मिसाल के तौर पे आपकी मेडिकल फील्ड में जो लोग रेजिडेंसी कर रहे हैं, रोटेशंस कर रहे हैं, सर्जरी में कर रहे हैं, उनकी 15-15, 16-16 घंटे की रोटेशंस हैं, तो उनको बामुश्किल 4, 5, 6 घंटे सोने का वक्त मिलता है। तो उस सिलसिले में आप कुछ रहनुमाई करेंगी कि वो क्या कर सकते हैं? जी, जो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, GME जो जिसे कहते हैं, रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को ये अपनी निगहदाश्त में रखता है, तो इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं रेजिडेंट्स के लिए। तो ये मेक श्योर करते हैं कि हर रेजिडेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे की अगर वो कॉल ले रहे हैं, तो उसके बाद उनको 24 घंटे फिर ऑफ मिलते हैं। तो ये जो निगहदाश्त है, ये वहाँ के चीफ रेजिडेंट करते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि जो रेजिडेंट ओवर टाइम काम ना करे। तो आपको अगर 12 घंटे की शिफ्ट है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आप अगले 12 घंटे तक वापस हॉस्पिटल में ना आए। तो गो अहेड प्लीज। तो ये बेसिकली रेजिडेंसी प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो अपने रेजिडेंट्स का ख्याल रखें और मेक श्योर करें कि उनको सही आराम मिल रहा है और सही नींद उनकी पूरी हो रही है। मुझे रेसिडेंसी करीब 10 साल के ऊपर हो गए, मगर जब मैंने रेसिडेंसी शुरू की थी तो ये रूल्स नए नए आए थे और हम बहुत सीरियसली इस पर अमल करते थे। अगर हम वापस नहीं जाते, क्योंकि हमें बहुत शौक होता है रेसिडेंसी, जैसे कि हर जगह पहुंच जाते हैं सीखने के लिए, मगर हमारी चीफ रेसिडेंट और हमारे अटेंडिंग्स की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो मेक श्योर करें, और वो कहते थे पकड़ के एक एक को कि नहीं, अभी तुम्हारे आवर्स खत्म हो गए हैं, तुम मुझे हॉस्पिटल में नहीं दिखोगी। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और कुछ प्रोग्राम्स में तो मैंने देखा है कि वो रेसिडेंट्स को कोविड के पेशेंट्स से नहीं इंटरेक्ट करने दे रहे हैं। तो अगर जैसे कि सवाल पे सवाल है आया है कि अगर कोई है और वो जाके अपने चीफ से या जो भी उनके प्रोग्राम के इंचार्ज हैं उनसे वो बात करे कि मुझे इतने घंटे काम करना पड़ रहा है और हफ्ते में 6 दिन, तो चाहे रोटेशन हो चाहे रेजिडेंसी है, तो आपका क्या है कि वो जाके बात करें किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स से? या अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवर्क कर रहे हैं जी। और आपको सही तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने चीफ रेसिडेंट को अप्रोच करें। अगर चीफ रेसिडेंट से आपको मदद नहीं मिल रही है, तो नेक्स्ट आप अपने अटेंडिंग या फिर आपके जो चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि GME जो है ये बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को लेता है, और कई जब ये शुरू हुआ था इससे पहले कई केसेस भी हुए थे जिसमें रेसिडेंट्स को नुकसान पहुंचा था। तो इसके बाद से उन्होंने ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स शुरू किए थे। शुक्रिया डॉक्टर नौरीन। ज़ीशान साहब, आपका टेक्स्ट आ गया, आप डॉक्टर नौरीन के जवाब से मुतमईन हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं कोई आप सवाल करना चाहे? जी। एक सवाल है मेरा डॉक्टर नौरीन से कि जैसे इम्यूनिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी या विटामिन सी ये लेने से कुछ आपको लगता है कि फायदा होगा हम लोग अगर अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को वो दें? जैसे कि मैंने बताया है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है, और वैसे तो कई नुस्खे पोस्ट होते हैं व्हाट्सएप में और हर तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं, और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये करें या फिर ये करने से कोई फ़ायदा या नुकसान है।
तो ये तो सारे सप्लीमेंट्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, ये हमने यकीन रखना है। मगर नो मैटर व्हाट, ये जो विटामिन्स और सप्लीमेंट्स हैं, इससे अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है तो इसमें लेने से कोई नुकसान नहीं है। शुक्रिया। अब हमारे अटेंडीज के और सवालात अगर आए हो नजमी, आप वो जी, आंसर वो कर मैंने दीजिए। देखा। आपसे डॉक्टर नौरीन एक और सवाल करना है कि हर किसी के पास, ये हमारे सवाल हैं काफी, उनमें से एक लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर किसी के घर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सेपरेट उनके पास रेस्ट रूम है या कमरे हैं, और अगर खुदा ना करे किसी को इससे एक्सपोज हो जाता है, तो वो क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं? एक लिमिटेड उनके पास स्पेस है, तो वो किस तरह से बाकी लोगों से अपने आप को दूर कर सकते हैं? जी, ये काफी चर्चा इसका हो रहा है, क्योंकि हर किसी के पास ये सहूलत नहीं होती कि अलग से एक कमरा हो, क्योंकि जो सैन फ्रांसिस्को में खासतौर जो अपार्टमेंट्स होते हैं, एक कमरे में लोग 8-8, 10-10 लोग अपने खानदान के साथ रहते हैं। स्टेट की तरफ से इसमें से कुछ उन्होंने सहूलतें दी हैं कि आप डिस्काउंटेड रेट पे आप होटल का कमरा ले सकते हैं, मगर ये भी हर किसी की गुंजाइश में नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग एक कोने में कर लें, अपने चेहरे पे मास्क लगा लें, हत्तल इम्कान ये आपका ट्रांसमिशन को रोक सकता है। अपनी जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनको दूसरों से अलग रखें, जैसे कि आपके पानी पीने का ग्लास है, आपके बर्तन हैं, और जितना हो सके अपने हाथ धोते रहें ताकि आपके हाथ से दूसरों तक ये चीज ना फैले। जो होमलेस पॉपुलेशन है हमारे पास कैलिफोर्निया में खासतौर पे बहुत बड़ा इश्यू है, और काफी सारे पेशेंट्स इनके हमारे पास हॉस्पिटल में भी आते रहते हैं। तो इनके लिए होटल्स में इन्होंने इंतजाम किया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सोच रहे थे कि क्योंकि ये लोग ज्यादा आपस में क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तो इनको अलग अलग आप कर दें। तो होटल के रूम्स काफी खाली हैं और इन्होंने सब्सिडाइज रेट पे लेके होमलेस पॉपुलेशन को फ्री में रेंट पे दिए हुए हैं। तो ये एक कोशिश गवर्नर ने की है, मगर ये बहुत मुश्किल है अगर आपके घर में सहूलतें नहीं है। मगर कोशिश ये कर सकते हैं कि मास्क पहन लें, सैनिटाइज कर लें सरफेसेस को, लाइजॉल या फिर क्लोरॉक्स की वाइप्स इस्तेमाल करें। और एक और क्वेश्चन आया है डॉक्टर नूरीन मास्क के मुतालिक के जो डिफरेंट मास्क अवेलेबल हैं, और हमें सब को आई थिंक काफी दिक्कत हुई थी मास्क जब ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो N95 शायद नहीं मिल रहा था, तो कपड़े के डिस्पोजेबल और डिजाइन वाले कढ़ाई वाले मास्क सब लोग अब लगाना शुरू कर रहे हैं। तो आप बताएं कि कौन से मास्क बेहतर हैं या कौन से? तो मास्क, किसी भी किस्म का मास्क, ये बताया गया है कि ट्रांसमिशन को रोकता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। कपड़े का हो या फिर सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क हो या फिर N95 हो। N95 खास तौर पे उन जगहों पे इस्तेमाल करने की उन्होंने ताकीद की है जहां पर आपको पता है कि ये पेशेंट के पास कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। जैसे कि मैं जब हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को देखने जाती हूँ और उनका टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो सारा PPE जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो पहन के, एक तो N95 मास्क होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लासेस होती हैं प्लास्टिक की जो गॉगल्स कहते हैं, फिर उसके ऊपर से फेस शील्ड होती है, फिर सारा गाउन होता है, शू कवर्स होते हैं, हेड कैप होता है, तो वो सारा पहन के जाते हैं। जो रेगुलर सर्जिकल मास्क है वो बाकी के जो पेशेंट्स हैं जो कोरोना वायरस के अलावा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, खांसी सर्दी या फिर इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक की वजह से, तो उन मरीजों को मैं नॉर्मल मास्क पहन के जाती हूँ। तो अब जो करंट गाइडलाइंस हैं या जो हिदायत दी हुई हैं वो N95 को सिर्फ कंफर्म केसेस से बचने के लिए पहननी है। दूसरी चीज ये कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं 65 के ऊपर या फिर जिनको हार्ट डिजीज डायबिटीज है, वो अगर पहन लें तो फिर उनके लिए भी ये ठीक है। मगर इन जनरल कोई भी मास्क आप पहने तो ये प्रोटेक्टिव है। शुक्रिया। एक और हमारे पास एक्चुअली काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन आया हमारे अटेंडी पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों का they have expired because of कोरोना, तो हमारी कम्युनिटी में कुछ एक स्टिग्मा होता है उनके डेथ से कि भाई तो वहाँ तो
आप क्या हमारे कम्युनिटी को बताना चाहेंगी कि उसके बारे में कि not to have a stigma attached to the death? काफ़ी फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ उनके अजीज और अकारिब में मैंने सुनी है अमवात यहाँ पर भी और बैक होम इंडिया में भी, हैदराबाद जहाँ से मेरा ताल्लुक है। ये एक बीमारी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों को भी इसका असर हो रहा है या फिर जिनको इससे शदीद बीमारी हो रही है या फिर जो इनसे फौत हो रहे हैं, ये इनकी किसी गलती की वजह से नहीं हो रही। ये बस जो किस्मत कहते हैं। मगर जो नेगेटिविटी है, बस एहतियात हमने करना है, अवॉइड तो कांटेक्ट करना है कि ज़्यादा करीबी राब्ता ना करें और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि खुद इस इन्फेक्शन को ना लगाएं और ना दूसरों को फैलाएं। मगर जो दूसरी चीज़ है जो हमारे इस्लाम उसके हिसाब से मैं बताऊंगी कि जो वबा से जिनका इंतकाल होता है वो शहीदों में भी शामिल होते हैं। तो नेगेटिविटी की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है और या इसमें इनका कोई कसूर नहीं है या फिर इनके खानदान वालों का। शुक्रिया। डॉक्टर नौरीन, आपके लिए सवाल आ रहे हैं। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेना चाहें तो ठीक है, या मैं इसको आपसे पूछूं, कंटिन्यू करूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके। जी, किसी ने ये पूछा है कि अक्सर लोगों को एज़मा होता है और उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हैं कोविड-19 से। तो बाज़ दफ़ा एज़मा का अटैक हुआ, आमतौर पे इन्हेलर ले लेते हैं, लेकिन इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आप कुछ थोड़ा-सा फ़र्क है इन सिम्टम्स में, दमे के सिम्टम में और कोविड-19 के सिम्टम्स में? डॉक्टर नौरीन की आवाज़ इस वक़्त नहीं आ रही। बहुत फर्क होता है एज़मा में और कोविड-19 के सिम्टम्स में। एक तो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि बुखार, तेज बुखार आपको दमे के अटैक में ज्यादा दफा नहीं होता अनलेस आपको साथ में इन्फेक्शन भी हो। दूसरी जो आपको वीजिंग होती है वो काफी एज़मा के डायग्नोस्टिक है। जो आपकी सांस में तकलीफ, जो आवाज आती है इस तरह से ज़ैन करके जो आवाज आती है उसको वीजिंग कहते हैं, वो सिर्फ एज़मा में होती है। कोविड में जो आपकी स्पेसिफिक सिम्टम है जो लंग्स से मुतासिर करता है वो है ड्राई कॉफ, बिना बलगम वाली खांसी। कई दफा एज़मा में भी ये ड्राई खांसी होती है और कुछ लोगों में वीजिंग नहीं होती। मगर जो दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि बॉडी पेन, बहुत ज्यादा थकावट होना और तेज बुखार, मगर अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं इसको डिफरेंशिएट कर सकते एज़मा अटैक है या फिर कोविड है, बेहतर ये है कि आप एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एज़मा भी है, सीवियर अटैक ये भी जानलेवा हो सकता है। तो अगर आपको सीवियर एज़मा अटैक का खदशा है या फिर कोविड का, बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया डॉक्टर नौरीन। मुसलसल आपके लिए सवालात आ रहे हैं। किसी ने ये पूछा है कि खास तौर से, हालांकि आप जब बता रही थी तो आपने इस सब्जेक्ट को भी लेके चली थी साथ साथ, लेकिन स्पेसिफिकली किसी ने पूछा है कि बुजुर्गों के लिए आप फिक्र से बताइए कि उनको खास तौर से किस तरह से हम इस चीज से महफूज रखने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा है, जहां तक हो सके उनको घर तक महदूद रखें। अगर जरूरी कोई काम नहीं है, कोई हत्तुल इम्कान जरूरत की वजह से उनको बाहर न जाना पड़े, तो घर में उनके लिए सबसे हिफाजती जगह है। और अगर उनको जाना पड़ भी रहा है तो ये एहतियात जरूर करें कि उनको मास्क पहना लें और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर बहुत सारे लोग एक जगह बंद कमरे में हों। जब ये लॉकडाउन उठा था पिछले महीने में कार्माइकल में मर्सी हॉस्पिटल में काम कर रही थी और वहां पर मैंने एक आईसीयू में पेशेंट को देखा था और उसके सारे खानदान वाले मुतासिर हुए थे। ये पेशेंट ओल्डर थी 60, मगर उसके सारे खानदान वाले मुतासिर हुए थे और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन उठा था उन्होंने अपने घर में एक बर्थडे पार्टी रखी थी। तो कोशिश करें कि हम थोड़ा और सब्र कर लें, दावतें, पार्टीज, इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। मेरे घर में भी 2 बुजुर्ग होते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम जब घर आए तो अपने आप को सीधे, मैं शावर में जाती हूँ तो बिना शावर लिए मैं घर के अंदर दाखिल नहीं होती, तो अपने आप को जब हम बाहर जाते हैं तो हम खुद एहतियात करें, अपने हाथ धोएं, हम खुद मास्क पहने, और जब हम इन्फेक्शन घर नहीं लाते तो हम
फिर उनको आगे नहीं बढ़ाते अपने बुजुर्गों तक। डॉक्टर नौरीन, ये सवाल, वैसे तो हर सवाल बहुत अहम है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए इसलिए मैंने आपसे और पूछा कि जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में और उस्मा ने आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैसएसएसएफ के लिए बताया कि हमारे 4 प्रोग्राम बहुत अहम है, उसमें हमारा एक प्रोग्राम जो कि सीनियर्स के लिए भी है और हम उसको दिल से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम सीनियर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, हमें उनका ख्याल करना है, तो इसलिए इस सवाल की अहमियत इस वक्त और भी ज्यादा थी। तो आपने इसका जवाब दिया, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उज़्मा और सादिया, सवालात आ रहे हैं, मैं भी चेक करती हूँ, अगर आपके पास इतने में कोई सवाल आया है तो आप डॉक्टर नौरीन से पूछिए प्लीज। जी डॉक्टर नौरीन, एक सवाल आया है कि अगर एक बार आप इन्फेक्ट हो जाते हैं और रिकवर करते हैं कि फिर से इन्फेक्ट होना पॉसिबल है? जी, जो शुरू में चाइना में ये केसेस हुए थे, तो वहां पर उन्होंने बार बार इन पेशेंट्स को टेस्ट किया जब तक कि वो नेगेटिव नहीं हो गए, और उसके बाद जब वो वापस नॉर्मल लाइफ में चले गए, उसके बाद उनको फिर थोड़े से सिम्टम्स हुए और जब उन्होंने रीचेक किया तो वो फिर पॉजिटिव आए। मगर इसमें उन्होंने देखा कि ये इतने बीमार नहीं थे जब नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव हुए थे, और इतनी शदीद उनको कोई बीमारी के आसार नहीं थे। तो इसमें 2 चीजें वाजे हुई थी। एक तो ये था कि जो बीच में जो नेगेटिव टेस्ट आया था, क्या वो सही नेगेटिव था या फिर वो फॉल्स नेगेटिव था। और फिर दूसरी चीज ये थी कि शायद कुछ इम्यूनिटी आपके जिस्म में बाकी हो कि आपको फिर से इन्फेक्शन हो तो आपके पास फिर भी कुछ ताकत मुदाफियत बाकी है ना। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी इसमें बहुत सारा डेटा इमर्ज हो रहा है, ये अभी बहुत नई बीमारी है और दिन ब दिन इसमें नई रिसर्च हो रही है और हमें नई चीजें मालूम हो रही हैं। मगर आप देखें, अगर इन्फ्लुएंजा जैसे हैं तो ये पिछले साल अगर आपको हुआ था तो आपको फिर अगले साल होने के भी चांसेस हैं। और कई दफा तो वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी मैंने देखे हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो आते हैं जो इन्फ्लुएंजा के साथ आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, उनको सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये मुमकिन हो सकता है कि ये भी इस तरह से वाजे हो, मगर अभी तक कुछ इसमें क्लियर डेटा नहीं जमा हुआ है इसके बारे में। एक और सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि टैमीफ्लू या आइवरमेक्टिन दवा के बारे में आपका क्या राय है? टैमीफ्लू रिसर्च में तो कोई इसमें फायदा नहीं देखा गया है। आइवरमेक्टिन कुछ स्टडीज हुई थी इसके बारे में, मगर वाजे तौर पे इससे भी कुछ फायदा नहीं देखा गया है। जो FDA अप्रूव हुई है करेंटली, मैंने आपको बताया था, वो जो 3 चीजें हैं, एक रेमडेसिविर, दूसरी डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड है और तीसरी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है। जो दूसरी दवाएं काफी छोटी छोटी स्टडीज हुई हैं, मगर वाजे तौर पे किसी में भी कनेक्शन नहीं देखा गया कि इस दवाई से इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और जो दवाइयां इन्होंने अप्रूव की है उसमें भी ऐसा नहीं कि आप 50-70% क्योर देख रहे हैं, इसमें 30% के क्योर के बावजूद उन्होंने अप्रूव कर दी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। नौरीन, एक क्वेश्चन आया है, एक अटेंडी पूछ रहे हैं कि उनको फ्लू के सिम्टम्स हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि ये कोविड-19 है या फ्लू है, तो पूछ रहे हैं कि क्या हम इसका कोई टेस्ट के लिए कोई रूल्स हैं सर्टेन जो, या हर एक कोई ये टेस्ट करवा सकता है कोविड का? टेस्ट तो अवेलेबल है, आप करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, मगर बेसिकली अगर आपको फ्लू हो या कोविड हो, आपको एहतियात तो सेम करने हैं। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बुखार हो तो बुखार की दवाई लें, दूसरों को इसको आगे फैलाने से रोक सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्म करवाना चाहें तो आप कोई भी अपनी इमरजेंसी रूम के ER के थ्रू आप टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर अपने प्राइमरी फिजिशियन को कॉल करके भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने अलग से ड्राइव थ्रू टेस्टिंग भी रखी हुई है, कुछ फार्मेसीज भी ऑफर कर रहे हैं टेस्ट, तो टेस्ट करवा तो सकते हैं, मगर अगर आपके सिम्टम्स अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो इसमें टेस्ट की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलाज में। और इनका दूसरा भी सवाल है कि ट्रैवलिंग के लिए कोई रिकमेंडेशन है कि किस तरह से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं और होटल में किस तरह से आप सेफली रह सकते हैं? मैंने इस बारे में एक्चुअली थोड़ी सी रिसर्च की थी सिर्फ इस प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मुझे खदशा था कि लोग इसके बारे में पूछेंगे। बेसिकली आपको अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो कोशिश करें कि आप सफ़र ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम की वजह से ट्रैवल करना है तो आप ये कोशिश करें कि आप 6 फुट की डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं अपने सफ़र में दूसरे लोगों के साथ।
अपने साथ ऐसे लोगों को मत लेके जाएं जो खुद बीमार हों, और सिर्फ लाइक रिक्रिएशन के लिए सफर मत करें, जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हर तरफ ये केसेस बढ़ रहे हैं। ये तो काफी अच्छी तरीके से जाहिर हो चुका है कि केसेस कम नहीं हो रहे हैं, स्पेशली यूएस में। तो मैं और सीडीसी की वेबसाइट पे गाइडलाइंस है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, हर लैंग्वेज में है ट्रैवलिंग के बारे में, तो आप और ज्यादा डिटेल्स वहां से ले सकते हैं पब्लिक हेल्थ से। डॉक्टर नरीन, एक और सवाल आया है, हमारी एक बहुत ही खास हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में निहायत सोशल हैं और घूमने फिरने में, मिलने मिलाने में दुरिया सैयद। उनकी तरफ से ये सवाल आया है कि जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें अगर हम चाहें तो लोगों से बाहर आउटडोर उनके बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में मिल सकते हैं मास्क पहन के। आप क्या इसके बारे में, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? जी, थैंक यू दुरिया। या दुरिया को मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो अगर आप ड्राइव थ्रू कर सकती हैं ईद मिलन तो ये बेहतर होगा। अगर आपको करनी ही है गैदरिंग तो बैकयार्ड में 6 फुट की डिस्टेंस अगर आप एवरी सिंगल सेकेंड मेंटेन कर सकते हैं तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। बिना खाए पिए मास्क को बिना उतारे आप अगर सारी शाम काट सकते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। या सवालात की माशाल्लाह से बौछार है आपके लिए डॉक्टर नौरीन। किसी ने पूछा है कि जो बच्चे हैं इस वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं? जी, बच्चे भी उसी तरह स्प्रेड करते हैं जैसे बड़े स्प्रेड करते हैं, खांसने से और छींकने से। हर किसी के नाक से जो बूंदें ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसी के जरिए ये स्प्रेड होता है। तो जी, बच्चे भी ये करते हैं और बच्चे तो थोड़ा सा लापरवाह भी होते हैं खेल कूद में कि हम फिर भी बड़े लोग कवर कर लेते हैं, अहाता कर लेते हैं, मगर बच्चों को याद नहीं रहता तो they are very likely to spread it. Yeah. डॉक्टर नौरीन, मैं आपको शायद 2-3 मिनट का ब्रेक देना चाहूंगी क्योंकि आप मुसलसल इतना जो स्ट्रेसफुल सवालात और जवाब है उनके जवाबात दे रही हैं। उसके दौरान मैं किसी से अगर कोई हमसे MSSF के बारे में पूछना चाहे या अगर आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सवाल नहीं, लेकिन आपसे तो नहीं, आपको तो मैं ब्रेक देना चाह रही हूँ, तो कोई और पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, वरना हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर नौरीन के साथ चूंकि उनके जवाबात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। डॉक्टर नौरीन, कैन आई आस्क यू कंटिन्यू? जी अच्छा। मेरे जहन में एक सवाल आया था कि जो हमारे पास जो फ्लू वैक्सीन जो लगवाते हैं हर साल, क्या इफेक्टिव है? हमें इस साल लगवाने की जरूरत है? ये जवाब एक फिजिशियन से आता हुआ शायद आपको पसंद ना आए मगर मैंने एक्सपीरियंस में देखा है रिसेंटली लास्ट 2-3 इयर्स में जो मैंने देखा है कि फ्लू वैक्सीन के बावजूद हमारे पास काफी केसेस आते हैं। और मैंने खुद अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगवाना छोड़ दिया 4 साल पहले, बताइएगा मत किसी को मगर मैं सोच रही थी कि शायद इनके पास इम्यूनिटी खुद डेवलप हो जाए इसकी वजह से, rather than वैक्सीन के जरिए ये इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के वो रहें, तहत रहें। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मगर अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी स्पेशली अगर आपके पास कोई कोमोर्बिड कंडीशंस है जैसे डायबिटीज, एस्मा, कोई भी लंग कंडीशंस, तो फिर भी आप सेफ हैं फ्लू शॉट लेने से। किसी ने एक बहुत ही खास सवाल पूछा है जो कि शायद हर किसी के दिल में ये सवाल होगा, क्योंकि हम सब लोग इस वबा से बहुत परेशान हैं। तो किसी ने सवाल किया है कि क्या मैं अपना कोविड-19 का टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए करवा सकती हूँ कि मुझे ये वायरस है या नहीं? अगर आपको आसानी से अवेलेबल है आप करवा सकते हैं, मगर ये एक बात सोचें कि काफी टेस्ट किट्स की शॉर्टेज है यूएस में। जी। तो हमारे हॉस्पिटल में पहले जो 45 मिनट्स में टेस्ट वापस आ रहा था, आजकल 1 से 2 दिन लग जाते हैं इसको आने में, क्योंकि जो रैपिड टेस्टिंग के किट्स हैं वो बहुत शॉर्टेज में हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि जब पेशेंट को हम एडमिट करते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि इसके पास कोविड है कि नहीं, तो उस 1 या 2 दिन में हम काफी सारा PPE यूज करते हैं ताकि एहतियात बरतें। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप इन चीजों को अगर सेव कर सकें उन लोगों के लिए जिनको इसकी कतई जरूरत है, जो
people who really need these equipment, तो मैं कहूँगी कि आप इनको ज़ाया मत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। उस्मा, सादिया, आप लोगों के पास कोई और सवाल है? वरना मेरे पास सवाल है, मैं पूछूं? एक आया है सवाल कि ये जो वायरस हम लोग सब लेडीज ने, हम सब ने बहुत सारे क्लीनिंग सप्लाईज खरीदे, लाइसॉल, ब्लीच, सब सरफेसेस साफ करने के लिए, तो ये अगर सरवाइव करता है वायरस तो कितनी देर तक सरवाइव करता है? ऑन एन एवरेज बताया गया है 3 से 4 घंटे तक ये वायरस जिंदा रह सकता है आपके जिस्म के बाहर। तो या आपके पास वक्त है हर 3 से 4 घंटे में सफाई करते मगर या जो आप कॉमनली यूज करते हैं सरफेसेस, जैसे कि आप अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, ज्यादातर वहां पर आपका हाथ जाता है, तो इन चीजों को ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ साफ करें। वरना दिन में एक दफा अगर आप सफाई कर लें तो आई थिंक वो काफी होगा ब्लीच वगैरह से। मेरा एक तरफ से एक सवाल है आपके लिए, जो कि आजकल हर घर की कहानी है, और चूंकि एज ए काउंसलर और एसएसएफ काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं जिनमें के हस्बैंड एंड वाइफ चूंकि घर के एक छत के नीचे रह रहे हैं और कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनमें अक्सर हस्बैंड की तरफ से ये कमेंट्स मिल रहे हैं कि तुम पागल हो। तो खवातीन एज ए मदर शायद ज्यादा पागल होती हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है, जैसे शुरू में हम लोग जो थे हर फ्रूट को धो रहे थे, कुछ लोग उसको हद यह है कि ब्लीच से भी धो रहे थे, तो एक आदत सी बन गई है। अब जैसे मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, जो ऑरेंजेस माल्टे आते हैं उनको भी साबुन से धोती हूँ, जो वेस्ट ऑफ टाइम है और घर वालों के लिए निहायत मुश्किल है ये देखना कि घंटों खड़े हुए हम सिंक पे धो रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है हालांकि कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो सेफ हैं खाने के लिए, आप सादा पानी से धो लें, स्क्रब कर लें। आपकी एज ए एक्सपर्ट क्या एडवाइस है? तो शायद मुझे तसल्ली ज्यादा हो जाए। जी, कोरोना वायरस हो या इससे पहले या बाद का जमाना, हमें चीजें तो धो के इस्तेमाल करनी है, मगर इसमें या फिर किसी भी चीज में एक्सेस में नहीं जाना है जी। आप कुनकुने पानी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा धो लें, उसको फिर क्लीन कर लें, ड्राई कपड़े से पोंछ लें, तो ये ज्यादा बेहतर है रादर देन आप उसको ब्लीच में डालें और साबुन से धोएं। और इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा ये होता है, एक तो फर्टिलाइजर्स को हमें साफ करना होता है, और दूसरे जो बैक्टीरिया या वायरसेस उस पे हो सकते हैं उनको क्लीन करना होता है। तो इसमें एक्सेस की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो आप हमेशा इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, उसको धोना और सफाई, वो काफी है। उसी तरह से करें। जी। अगेन एक और सवाल है कि बच्चों को मुसलसल ये याद दहानी कराना पड़ती है कि आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए, आप हाथ साफ कीजिए, किसी जगह को हाथ ना लगाएं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हमें किस तरह से इन्हें ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से याद दहानी करा सकते हैं बच्चों को? आप उनके लिए घर में छोटे से साइंस बना के रख सकती हैं, या फिर ये करें कि आप खुद उनको कलरिंग करवा दें प्रिंट करके कंप्यूटर पे कि ये हम साइन बनाएंगे और हम लगाएंगे घर में मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि उनको याद दहानी होती रहे। और हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, इससे भी बताया गया है कि फर्क पड़ता है वायरस के ट्रांसमिशन में। तो हैंड सैनिटाइजर घर में दीगर जगहों पे रख दें, ताकि जब देखते हैं तो आपको खुद ही याद आ जाता है कि अच्छा ये है यहाँ पर, तो इसको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप खुद भी जब प्रैक्टिस करती हैं, आप अमल करती हैं, तो बच्चे आपको खुद देख के भी सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ग्लव्स के बारे में भी सवाल है कि ग्लव्स जो है वो कितने ज्यादा फायदेमंद हैं, या सिर्फ हाथ धोना साबुन से वही 30 सेकंड के लिए, या ग्लव्स, इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ हाथ धोने या ग्लव्स इस्तेमाल करने के बारे में? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके ऊपर साइंस की रिसर्च भी हुई थी कि ग्लव्स इस्तेमाल करने या हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने या हाथ धोने, ये 3 चीजों में सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज थी हाथ धोना। तो हमारे हॉस्पिटल में भी ये चीजें काफी स्ट्रेस होती हैं कि आप हर पेशेंट को देखने से पहले और देखने के बाद दोनों दफा अपना हाथ धोएं। तो मैं सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती, जितना हो सके अपने हाथ धोती हूँ। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर पूरी ड्राइनेस हो जाती है, मगर फिर भी मुझे ज्यादा हेल्दी लगता है कि हाथ अपना साबुन से धोएं। जी। घर में अगर हम बैठे हुए हैं, कुछ खास काम नहीं कर रहे, स्पेशली आजकल सब वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे भी और मैं हस्बैंड सब लोग, तो उनके लिए हाथ धोने के लिए क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इनको धोना चाहिए हाथ बार बार या नहीं?
बार बार तो खैर बार बार मेरा मतलब है जैसे हर कुछ घंटे के बाद। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप समझिए आप लैपटॉप पे अपने काम कर रहे हैं और आपका काम आपके काम से आप ब्रेक ले रहे हैं, उठ रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो मेक श्योर करें आप उससे पहले हाथ धो लें। अगर आप कहीं बाहर जाके आए हैं तो फिर घर में दाखिल होने के साथ ही अपने हाथ धो लें। तो जब आप चीजों और कामों के बीच में आप ट्रांजिशन ले रहे हैं तो उस वक्त मेक श्योर करें कि आप अपनी सफाई कर लें हाथों की। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम उन्हें बार बार ये कहेंगे तो वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, कहेंगे कि हमें तो घर में रहना मुश्किल हो गया है। तो खाने से पहले और घर में हैं तो जाहिर है हाथ धोएं, बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। कभी कभी डॉक्टर नरीन ऐसा भी होता है कि बच्चे, इवन छोटे बच्चे नहीं, बड़े यंग एडल्ट भी जो हैं वो मास्क पहन रहे हैं, उनको कहा जाए कि आप मास्क इस तरह से उतारें जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया और पावर पॉइंट में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो उसमें अक्सर उनसे नहीं एहतियात हो सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। तो एज ए मदर और बाकी सारी मदर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कह रही हूँ कि काफी दिल को परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, खुदा ताला हम सबको इस मुश्किल वक्त से बहुत अच्छी तरह से निकाले और दोबारा से हम अपनी जिंदगियों की तरफ लौटें, क्योंकि सब लोग काफी परेशान हो गए। तो किस हद तक हमें, डेफिनेटली हमें अपने अल्लाह की जात पे भरोसा है, लेकिन किस हद तक हम अपने दिल को समझाएं या इस चीज को इग्नोर करके अपने ऊपर सवार ना करें। मैं अक्सर बात करती हूँ, फोन आते हैं चीजें, तो इसलिए ये सवाल काफी ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जो समझदार जो टीनेजर्स हैं, सबसे पहले तो हमें उनको बिठा के समझाना चाहिए कि ये जो आप एहतियात बरत रहे हैं, ये सिर्फ ये मत समझे कि आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, ये सोचे कि आप किसी दूसरे को बीमार होने से बचा रहे हैं इससे। और जब मैं अपने बच्चों को, खासतौर पे जब मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मैं अपने बच्चों को आके बताती हूँ पेशेंट्स के बारे में कि आज मैंने इस बंदे को देखा और वो बिल्कुल जवान है। ऐसा नहीं है कि आप यंग हैं तो आप समझते हैं कि आप इनविंसिबल हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। पिछले जो हफ्ते मैंने कोविड के पेशेंट्स को देखा था, उसमें से तकरीबन सारे पेशेंट मेरे 30 से 40 साल की उम्र के थे। कोई ओल्डर पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, अभी सारे यंग पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैं उनको बिठा के समझाती हूँ कि देखो, यूथ एक अलग चीज है और बीमारी और बेएहतियाती एक अलग चीज है। तो अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आप घर में रह सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से मास्क नहीं पहनना है तो आप घर में रह सकते हैं। अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास है और आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप दूसरों को बचा सकें और अपने आप को भी इसी टाइम पे सेफ रख सकें, तो आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं, वो भी जरूरत के तहत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैंने टाइम देखा, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम हम लेना नहीं चाहते क्योंकि हर कोई मसरूफ है। सादिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ आप इसको अख्तिताम की तरफ ले जाने के लिए आप कुछ कहिए, और उससे पहले अगर आप कहें तो थोड़ा सा मैं SSF के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। तो आप, मैं सादिया, पहले मैं कुछ कहूँ या आप पहले कंक्लूड करना चाहेंगी इसको? SSF के बारे में कुछ जरूर हमें बताइए नजमी। ओके, मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सबसे पहले तो मैंने जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें से बहुत, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, वो तो मैंने पहले भी कहा यहाँ आने का। उसके अलावा खास तौर से मैं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मैस SSF के ऊपर थोड़ा सा उनको एतमाद, हालांकि स्टिग्मा है कि आप जाके किसी से हेल्प ले रहे हैं, अपने दिल का राज कह रहे हैं, लेकिन वो लोग आते हैं और हमें इस मौका उन्होंने दिया है कि आके हमें काउंसलिंग का मौका दें। उन लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है कि इस वक्त भी कुछ लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो कि हमारे पास आए हैं और हमें खिदमत का मौका दिया है। और उससे भी ज्यादा एक अच्छी बात और हमारी एक अचीवमेंट आप कहिए कि जब कभी कोई हमें कॉल करता है और वो ये कहता है कि हमें फलां शख्स ने आपका नंबर दिया है, तो उससे हमें इतना इत्मीनान और खुशी होती है कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें ये बीमारी है, लेकिन काउंसलिंग लेना और फिर दूसरे को रेफर करना, तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो अगर मेरी ये चीज सुन रहे हैं और उनमें से कोई लोग हैं जिन्होंने हम लोगों के ऊपर एतमाद किया है, तो मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर नौरीन, आप भी और सारे लोग हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी 13-14 साल की मेहनत है
और माशाल्लाह से टीम वर्क है और इंशाल्लाह ये चीज़ भी आगे बढ़ेगी। सादिया आप कंक्लूड कीजिए। थैंक यू नजमी। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर नूरीन का कि उन्होंने हमें अपना टाइम दिया और प्रेजेंटेशन इतना अच्छा उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किया और सारे क्वेश्चंस हमारे अटेंडीज के सब क्वेश्चंस आपने आंसर किए। और हमारे पैनलिस्ट उज़मा मोहम्मद, नजमी जाफरी और हमारे खासतौर से मैथ्स SSF का शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। तो सब अटेंडीज का और पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह सादिया सॉरी मैंने बहुत अहम क्वेश्चन आया है वरना मैं आपको कभी भी बीच में ना रोकती। प्लीज पूछो। हाँ, डॉक्टर नौरीन के लिए है। डॉक्टर नौरीन, किसी ने ये सवाल किया है कि स्पेशल नीड के बच्चे हैं या और किसी किस्म का कोई उनके पास थेरेपिस्ट आते हैं तो स्पेशल बच्चों के लिए, तो उनसे 6 फीट का फासला रखना या क्या ऐसा तरीका कर सकते हैं कि उनकी एक फिजिकल नीड भी है, थेरेपिस्ट आ रही हैं, उनको थेरेपी करवा रही हैं, लेकिन एक फासला भी रखना है। तो आप डेफिनेटली मेरा ये सवाल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ गई होंगी और ये बहुत अहम क्वेश्चन है, तो प्लीज आपको हमने फिर जहमत दी है एक दफा, लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। जी, जो मास्किंग की गाइडलाइंस आई थी तो उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया था कि किन लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं थी और वो थे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि इनको कोई चीज जबरदस्ती से आप करवाएं। तो बस यही है कि जितना हम कर सकते हैं अब हम खुद मास्क पहने, हम खुद सैनिटाइज करें, मेक श्योर बच्चों के हाथ धुलवा दें और उसके आगे तो जहां तक हो सके उनका कांटेक्ट बाहर के लोगों से कम से कम रखें। थेरेपिस्ट तो होते हैं मगर मेक श्योर करें कि जब थेरेपिस्ट आए तो वो खुद मास्क पहन के आए, वो खुद अपने हाथ धोएं आपके सामने बच्चे के साथ डील करने से पहले, और फ्रीक्वेंटली अगर आप सैनिटाइजर अगर आप खुद रखें तो फिर आप उनको इस्तेमाल करने की हिदायत भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा तो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, मगर छोटी छोटी चीजों में और खुद आप अपना ख्याल रखें और आप अपना कांटेक्ट और राबिता दूसरों से कम रखें, तो फिर ये है कि आप अपने बच्चों को भी स्पेशल नीड्स के हों या फिर नॉर्मल बच्चे हों, आप उनको फिर सेफ रख सकते हैं। जी, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन आपसे सवालातों का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो मैंने अपने बॉक्स में देखा है कि आपके लिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, सो प्लीज क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक हम आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर नूरीन, और हमारे अटेंडीज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके क्वेश्चंस के जवाब मिले। तो एक ये क्वेश्चन आया था कि अगर किसी को कोविड हो जाए और घर में जगह कम हो तो उस सिचुएशन में किस तरह से हम उनको अलग रखें और बाकी लोगों को जिससे वो इन्फेक्ट ना करें, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें प्लीज बताइए। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये मुश्किल है मगर जहां तक हो सके एटलीस्ट घर के या फिर कमरे के कोने में महदूद हो जाना बेहतर है। खुद मास्क पहन के रहें जो अफेक्टेड हैं कोविड से, और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दूसरों से अलहदा रखें। जितना हो सके अपने खुद के हाथ धोएं। अपनी खांसी अगर आप मास्क पहने हुए हैं तो फिर वो आसान है आपके छींक और खांसी को अहाता किए हुए रखना। मगर जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि सब्सिडाइज रेट्स पे होटल के रूम्स अवेलेबल हैं इन पेशेंट्स के लिए, मगर हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अगर कोई कर सकता है तो कम प्राइसेस में आपको होटल रूम्स भी रेंट पे मिल रहे हैं आजकल, तो ये पॉसिबल। सॉरी नजमी, एक नहीं गो अहेड सादिया, प्लीज गो अहेड। या सादिया पूछो प्लीज। जो जैसे स्कूल शुरू होने वाले हैं और हम बच्चों के लिए कुछ स्कूल्स ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बच्चे भेजें या ना भेजें, ऑनलाइन अटेंड करें, तो उसके ऊपर क्या आप हमें एडवाइस देंगी? बच्चों को स्कूल भेजने पे या मास्क पहना के भेजें, तो काफी पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न्ड हैं। जी, मेरे ख्याल से ये एक पर्सनल डिसीजन भी है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे नहीं रख सकते।
फॉर वेरियस रीजंस, वो फुल टाइम जॉब करते हैं, उनके पास डे केयर अवेलेबल नहीं है, या फिर बच्चों को उम्र ऐसी नहीं है कि उनको अकेला घर में छोड़ सकें, तो उन पेरेंट्स के लिए स्कूल भेजना एक मजबूरी है। दूसरी ये है कि अगर आप घर पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आपके बच्चे मैच्योर इनफ हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं और ऐसी उम्र में है कि वो घर में रह सकते हैं खुद से, तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि बच्चों को कुछ और दिन या कुछ और महीने घर पे रखें, क्योंकि जो अभी केसेस की मैंने ग्राफ बताई थी उसमें देखा गया है कि ज्यादा बच्चे और यंग लोगों में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, इनमें ज्यादा शदीद बीमारी नहीं है, मगर कुछ केसेस जो देखने में आए मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के, वो काफी जानलेवा भी साबित हुए हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी लॉन्ग टर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिल में कमजोरी हो सकती है जो काफी सालों तक रह सकती है बच्चों में। तो इंसिडेंट्स कम है, मगर ये एक पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप बच्चों को महफूज रख सकते हैं तो बेहतर होगा कि वो घर से अपनी पढ़ाई जारी रखें। और एक मेडिकल वो था क्वेश्चन के न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि ये फिर से सितंबर फॉल में फिर से और डेंजरस फॉर्म में वापस आएगा, तो हम लोग वैक्सीन इन कब उम्मीद रख सकते हैं, होपफुली कि वैक्सीन अवेलेबल हो समटाइम नेक्स्ट ईयर, या और क्या कर सकते हैं हम लोग इस वक्त? एक तो ये प्रेडिक्शन है सितंबर तक ज्यादा होंगे केसेस, क्योंकि फ्लू सीजन जब शुरू हो जाएगा, तो मिलाकर फ्लू और कोविड और दूसरी निमोनिया की जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको मिला करके वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा बहुत केसेस बढ़ जाएंगे उस वक्त तक। वैक्सीन कुछ कंपनीज ने सेकेंड स्टेज में अपनी वैक्सीन रिसर्च आगे बढ़ाई है, तो हम बस दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से कोई इसका इलाज निकल जाए, इसकी वैक्सीन बन जाए, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार कर सकें। कुछ वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो निकली थी उससे काफ़ी तकरीबन हमने इरेडिकेट कर दिया था स्मॉल पॉक्स को, मगर जैसे मैंने बताया फ्लू की जो वैक्सीन है, फ्लू के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, हर साल वायरस नई तब्दीली करता है, तो हर साल उसका वैक्सीन नया बनाना पड़ता है। तो कोरोना वायरस के बारे में हमें इतनी जानकारी अभी हासिल नहीं है कि हम ये बता सकें कि अच्छा एक वायरस का वैक्सीन बन गया तो क्या वो अगले साल भी इफेक्टिव रहेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आगे हमें चलकर पता चलेंगी। हम इस वक्त तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निकल आए। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आया है और एज ए मुसलमान और इस्लाम का हिस्सा से एक सवाल के दो हिस्से हैं। पहला तो वही है जिस तरह कि आपने हमें काफी डिटेल में जवाब दिया है जब मैंने पूछा था कैसे धोएं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम पानी से और विनेगर से धो सकते हैं, और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत खास है और हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन एज ए डॉक्टर भी मैं आपसे उसका जवाब चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप तवक्कल भी कीजिए और साथ में एहतियात भी कीजिए। तो उन्होंने लिखा है कि अगर हम चीजों के ऊपर 3 दफा सूरह इखलास पढ़ें और उन पे दम करें तो क्या वो हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही दिल को छू लेने वाला, लेकिन इसका जवाब आप ज्यादा बेहतर तरीके से दोनों तरह से ऐसे आप मुझे इसका जवाब दे सकती हैं। शुक्रिया जिन्होंने ये सवाल पूछा है। सवाल नजमी आपने आधा दे दिया है। माशाल्लाह से दीनी एतबार से हमें ये करना है कि हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है शिफा के लिए, मगर हमने खुद अपनी तदाबीर भी करनी है, हमने अपना इलाज भी करवाना है। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप अपने ऊंट को बांधें जी, ये मत छोड़ दें कि बस अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा और उसको खुला छोड़ दें। आपने ऊंट भी बांधना है और आपने दवाई भी लेनी है और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने हैं। तो आप सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, अपने अस्कार करें सुबह शाम के, सदका दें, ये सारी चीजें हमारे दीन के एतबार से हमें हर बीमारी से बचाती हैं, न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि हर बीमारी से बचाती हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, क्योंकि देखिए हमारी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, और हमारा जो भी ईमान और दीन है वो किसी का कोई भी है वो हमें एक पॉजिटिविटी देता है, जिससे हमारे एक तो हमारा ईमान है, हमारे खुदा ने कहा है, इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से हर किसी के अपने मजहब के हिसाब से
उसकी जो भी चीजें हैं उसको पढ़ने से डेफिनेटली इस वायरस से लड़ने में हमें हमारी इम्यूनिटी भी होगी डेवलप और हमें शायद मदद भी देगा। और हमारा वाहिद इस्लाम ऐसा नहीं है जो साइंस की बिल्कुल साइंस को प्रमोट करता है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा और इतनी खूबसूरत ये बात हमारे मजहब से इसमें शामिल हुई, चूंकि जरूरी था इस तरह का। देखिए शायद आपके लिए एक और सवाल आया है आप कहेंगी ये लोग तो हमें पता नहीं कब तक बिठाए रखेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम इंशाल्लाह आपको फिर भी इनवाइट करेंगे। देखिए चूंकि पहली दफा हम लोगों के लिए एक्सपीरियंस है इस तरह का करना, तो सवाल पढ़ना उसको बताना आपको, तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा टाइम हो। सादिया या उस्मा प्लीज आप गो हैड। ये क्वेश्चन आया है कि आप रेकमेंड करेंगी कि जैसे ही कोविड का वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवाया जाए। इसमें आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं हमारे अटेंडी कि शुड बी वेट फॉर इट टू शो सम इफेक्ट, या मतलब जैसे अब कुछ लोगों को जल्दी अवेलेबल हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो ये पूछना चाह रही है हमारी अटेंडी। जो वैक्सीन आता है या फिर कोई भी इलाज जो रिसर्च के बाद आता है, तो ये काफी सारे फेजेस और ट्रायल्स के बाद अवेलेबल होता है FDA के अप्रूवल के बाद। तो इसमें सेफ्टी इश्यूज भी देखी जाती हैं, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, और इसमें कितने फीसद लोगों में प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आपको 10% लोगों में प्रोटेक्शन मिल रहा है और 50% को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसी चीजें FDA अप्रूव भी नहीं करता। तो अगर कोई वैक्सीन आ जाए और इसमें एफिकेसी प्रूवन है और FDA से अप्रूव्ड है, तो जी हाँ आप उसको ले सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके क्या होंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। जैसे कि कुछ वैक्सीन का कनेक्शन उन्होंने बताया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, मगर कुछ बच्चे इससे इफेक्ट होते हैं और फिर उनके पेरेंट्स बहुत हर वैक्सीन से भपड़ जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखे हुए हैं, एफिकेसी प्रूवन है, तो जी आप ले सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अब देखिए ऑलमोस्ट अब 8 बजने वाले हैं और हमारे सब ऑडियंस हमारे अटेंडीज ने अपने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और अगर आपके कुछ सवालात के हम जवाब नहीं दे पाए तो आप हमारे मैथ्स SSF के ईमेल पे हमें अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा और हम इंशाल्लाह आपको जवाब भी भेजेंगे। उसका ईमेल है info@mathsssf.org और इंशाल्लाह आपके हम जवाब भेजेंगे। अब शुक्रिया मैं फिर से करूंगी डॉक्टर नूरीन का कि आप आई, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारे तमाम सवालों का आपने जवाब इतनी अच्छी तरह से दिया। और शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट नजमी और उज़मा और गुलशन एंड अरवा और हमारे मैथ्स SSF ऑर्गेनाइजेशन का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। शुक्रिया बहुत बहुत, और हमारे अटेंडीज को शब बखैर। शुक्रिया सादिया, शुक्रिया और तमाम लोगों को खुदा ताला सबको महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं और ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों की आमद का। हाफ़िज़। शुक्रिया डॉक्टर नौरीन।